Yeah, good evening everyone. Am I visible and audible? Fine. So let us start today's class, that is nth term of an AP. लास्ट क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था, किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? हाँ जी हर्ष बताओ। सर सेकंड पार्ट एक बार ही करवा दो। किसका सेकंड पार्ट? सर वो क्वेश्चन का जो था फर्स्ट का। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हाँ जी सर, सर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, जस्ट वेट अ मोमेंट। फाइन, पार्ट 2 देखो। The amount of air present in a cylinder when vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. Suppose मानते हैं initially cylinder में 400 units of air था, ठीक है, initially। तो पहली बार में कितना रिमूव किया गया? इसमें से रिमूव किया क्या गया? 1/4। तो दैट इज, इसमें से हटाया गया 100 यूनिट्स। तो अब बचा कितना इसके पास? 300, राइट। इनिशियली उसके पास 400 यूनिट्स था, तो इनिशियली उसके पास 400 यूनिट्स था, 1/4 रिमूव कर दिया गया है, तो उसके पास कितना बचा? 300 यूनिट्स। अब क्या अगली बार में उसे 1/4 फिर से रिमूव किया गया, तो 1/4 ऑफ 300, सो दिस इज 4728 एंड 4520, 75 उसमें से हटाया गया। तो 300 में से अगर 75 रिमूव किया जाएगा तो ये बचेगा 225। यहां तक बात आई समझ में? तो अब देखो यहाँ पे इनिशियली उसके पास क्या था? 400, फिर हुआ 300, फिर हुआ 225। तो अगर इन्हें ही हम तीन टर्म्स की बात करें तो माई फर्स्ट टर्म इज 400, सेकेंड टर्म इज 300, थर्ड टर्म इज 225। तो इनके बीच का डिफरेंस देखो, A2 माइनस A1 अगर हम करते हैं तो दैट इज 400 माइनस 300, या फिर 300 माइनस 400 हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो, जब कोई भी क्वांटिटी डिक्रीज होती है ना, तो उस केस में जो कॉमन डिफरेंस है नेगेटिव आ रहा होता है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी हो रही है, यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज कर रही है, 400 से हो गई 300। तो जब क्वांटिटी डिक्रीज करती है तो जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव में आ रहा होता है। तो दिस इज 300 माइनस 400 विच इज माइनस 100 का कॉमन डिफरेंस है। तो अगर कॉमन जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आए तो तुम्हें परेशान नहीं होना, ठीक है, ये ठीक होता है। अच्छा, अब अगर मैं A3 माइनस A2 करूं तो दैट इज 225 माइनस 300, ये आ रहा -75। तो भाई देखो डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है, ठीक है, सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, सो इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। बात आई समझ में हर्ष? हाँ जी सर। किसी बच्चे को और किसी क्वेश्चन में डाउट?
थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हो गया था। पार्ट 3 कितने बच्चों से नहीं हुआ था ये बताओ मुझे पहले बात तो, और ये भी बताना जिसने ट्राई नहीं किया था, ठीक है ना, जिसे याद ही नहीं कि होमवर्क भी मिलता है। देखो इस तरह से अगर तुम घर में पढ़ोगे ही नहीं तो तुम्हारा तो एनसीईआरटी खत्म नहीं होने वाला, और बोर्ड्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। इवन इस साल तुम्हें पता होगा कि बेसिक और स्टैंडर्ड का पेपर आया था। सो लेट मी टेल यू दैट जो बेसिक का भी पेपर आया था ना, उसके भी सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं थे, ठीक है। सबने ऐसा सोचा था कि बेसिक के जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आएंगे, हम रट के चले जाएंगे, सारा आंसर लिख के आ जाएंगे। बेसिक में भी जो क्वेश्चन आया था वो 30 to 40% क्वेश्चन वर स्टिल नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, बाहर के क्वेश्चंस थे। तो अगर तुमने बेसिक भी लिया, स्टैंडर्ड लिया तो पढ़ना ही पड़ेगा, और अगर बेसिक भी मैथ्स का लिया है तुमने, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट दिस सेशन इज गोइंग टू हैपन, बट इवन इफ यू हैव टेकन द बेसिक, तो एटलीस्ट एनसीईआरटी तो पूरा कंप्लीट करो। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, बट एनसीईआरटी कंप्लीट करो। अगर तुम एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हो ये सोच के कि कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, 1 महीने बाद कर लेंगे, 10 दिन बाद कर लेंगे, तो ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना वैसे वैसे चैप्टर्स ऐड ऑन होते जाएंगे और तुम उस चैप्टर में बिजी हो जाओगे। अगर तुम्हारी नींद तब खुल भी गई तो उस समय के चैप्टर्स वही पढ़ते रह जाओगे, पुराने चैप्टर्स तो फिर भी नहीं होने वाले। तो ये मत सोचो कि भाई अभी एग्जाम नहीं हो रहा है, स्कूल्स नहीं खोल रहे हैं तो अभी क्या पढ़ना, जब खुलेंगे तब का तब पढ़ेंगे, तब तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि तुम पढ़ पाओ। तो सीरियस हो जाओ, अभी भी सीरियस हो जाओ, टाइम है फिर भी। पार्ट 3 भाई ट्राई करो, फटाफट पार्ट 3 ट्राई करो। बताओ एपी आ रहा है नहीं आ रहा है, और जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा वो लिखो, चैट में डाउट लिखो कि मुझे पता चले कि कितने बच्चों को डाउट होता है और कितने बच्चे सॉल्व ही नहीं करते हैं, ट्राई नहीं करते हैं। अगर अटेम्प्ट करने के बाद भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, सो राइट डाउट इन द चैट बॉक्स, सो आई कुड नो दैट कि कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया और उन्हें समझ में नहीं आई। सभी बच्चों ने ट्राई कर लिया है? फाइन, लेट्स सी द क्वेश्चन देखते हैं। Question is the cost of digging a well, every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 15 each subsequent meter, ठीक है, that is जब 1 मीटर डिग किया गया तो it was rupees 150, अगर 2 मीटर डिग करना है तो 50 से इंक्रीज कर जाएगा, that is rupees 200, 3 मीटर डिग करना है तो 50 से फिर से बढ़ जाएगा, that is rupees 250।
तो हम क्या देख रहे हैं कि हर एक स्टेप में 50 से इंक्रीज करता जा रहा है. So yes, it is an AP. ये AP है. And what is the common difference? Common difference is 50. 50 का difference है plus 50. Why? Because it increase कर रहा है. Fine. Okay, part 4. Fine. So part 4 is compound interest. Let's see कितने बच्चों को compound interest का फॉर्मूला अभी तक याद है या याद भी नहीं है. सर एपी नहीं है 4th. अब चुप करो. विकी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताना जरा. फॉर्मूला ही नहीं पता फिर तुमने सॉल्व कैसे कर लिया भाई. भाई क्या सभी को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? कुछ बच्चों को नहीं आ रही क्लियर. यस सर. ध्रुव नेटवर्क इश्यू है बच्चे. दोबारा लिंक को ज्वाइन करो. तो पार्ट 4 देखते हैं. Part 4 is the amount of money in account every year when 10,000 is deposited at compound interest rupees 8 per annum. So this is rate. Okay? And 10,000 per is deposited means जो initially पैसा डिपॉजिट किया गया था जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल. So प्रिंसिपल था 10,000 और यहाँ पे हर साल की बात की जा रही है. एवरी ईयर मतलब हर ईयर व्हाट इज द अमाउंट. अमाउंट क्या हो रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लग रहा है. 8% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है. देखो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है पहले एक बार थोड़ा सा ब्रीफली इसको समझते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि सपोज किसी ने मुझे 100 रुपए दिए 100 रुपीज और उसने कहा कि जब मैं उसे एक दिन के बाद ये पैसे लौटाऊंगा तो मुझे उसे 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. ठीक है. तो अगर इनिशियली मैंने 100 रुपीज लिया है तो मुझे जो देना पड़ेगा वो 110 रुपीज देना पड़ेगा. अब अगर मैं उस दिन लौटा नहीं पाया और अगले दिन लौटा रहा हूं, ठीक है, दैट इज आफ्टर अगेन 1 डे, तो अब मुझे 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. 10% 100 का नहीं 110 का 10% मुझे देना पड़ेगा. तो अब जो मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा दैट इज 10% ऑफ 110 मींस मुझे अब उसे 11 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. ठीक है. सो नाउ आई हैव टू पे 121 रुपीज. तो ये होता कंपाउंड इंटरेस्ट. दैट इज जो वैल्यू होती है उसमें हर एक रेगुलर जैसे यहां पर एवरी ईयर. सो हर साल के बाद अब जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो चुका है और उसमें अब उसका इंटरेस्ट जुड़ेगा. दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी लगता है तो कभी भी डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आता. क्यों? क्योंकि डिफरेंस बढ़ता जाता है. क्योंकि इंटरेस्ट जिस वैल्यू पे कैलकुलेट हो रही है, देखो सिंपल इंटरेस्ट रहता, देखो ये था कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है. बहुत सारे बच्चों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम रहती है. कंपाउंड इंटरेस्ट बात समझ में आई. इनिशियली 10% किसका देना पड़ा 100 रुपीज का. लेकिन अगर मैं उस दिन नहीं देता हूं तो मुझे अब जो नया अमाउंट है उसका 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. फिर जो नया अमाउंट है उसका 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. सो एवरी डे जो मेरे पास वैल्यू आ रही है उस पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता कि मान लो मैंने 100 रुपए लिए हैं, मैं नहीं दे पाया पहले दिन. ठीक है. तो इसमें जो मुझे लगा मुझे 10% ऑफ 100 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ा. दैट इज मुझे टोटल 110 रुपीज देना पड़ा. अगर मैं इस भी दिन नहीं दे पाया तो अगेन मुझे 10% ऑफ 100 रुपीज ही देना पड़ेगा. मतलब इनिशियली जो मेरे पास पैसा था
उसी का 10% मुझे हर दिन देना पड़ेगा। तो अब मुझे देना पड़ेगा 120 रुपीज। फिर क्या होगा, उस दिन भी मैं नहीं दे पाया तो मुझे 10% ऑफ 100 और देना पड़ेगा, मतलब 10 रुपए और देना पड़ेगा, दैट इज मुझे 130 रुपीज देना पड़ेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि रेट, जो इंटरेस्ट जिस चीज पे कैलकुलेट होता है वो करंट वैल्यू होती है, ठीक है। जो अभी जो बढ़ के नई वैल्यू आई है उस पे जाके इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इनिशियली जो सबसे शुरुआत में मेरे पास वैल्यू थी उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जब भी क्वेश्चन आए तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जो पैसा एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ रहा है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, तो हमेशा सेम ही आएगा। 10% ऑफ 100 मैं एक दिन बाद निकालूं, 2 दिन बाद निकालूं, 10 दिन बाद निकालूं, हर दिन मुझे 10 रुपीज ही एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, ठीक है। सो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एपी में होता है। व्हाई? बिकॉज एवरी डे जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है वो सेम देना पड़ रहा है, 10-10 रुपए हर दिन देना पड़ रहा है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मुझे पहले दिन 10% देना था तो 10% का मतलब था उस समय 10 रुपए। अब अगले दिन जब मुझे 10% देना पड़ रहा है तो ये 10% इनिशियल वैल्यू का नहीं है, ये 10% रीसेंट वैल्यू पे कैलकुलेट हुआ है। तो अब मुझे 121 रुपीज देना पड़ा, दैट इज इनिशियली अगर मुझे 10 रुपए देना था एक्स्ट्रा तो अब मुझे 11 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज नेवर एन एपी, ये कभी भी एपी नहीं होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एपी होगा जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट एपी कभी भी नहीं होगा। बच्चों क्या कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है ये समझ में आ गया? देखो फॉर्मूला याद रखना इज नॉट वेरी हार्ड काम, वो तो तुरंत हो जाता है, बट कंसेप्ट पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट में जो इनिशियल अमाउंट होता है उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होते रहता है, इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है, ठीक है। चाहे एक दिन बाद मत दो, 2 दिन बाद मत दो, 3 दिन बाद मत दो, 4 दिन बाद मत दो, वो 10-10 रुपए ही जुड़ेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आप जितने दिन बाद उसको दोगे वो उतने रीसेंट वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। किसी बच्चे को यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कोई डाउट है? अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। मैं फॉर्मूला पे भी बेस्ड सॉल्व करना सिखा देता हूं, विदाउट फॉर्मूला भी सिखा देता हूं कैसे होगा, ठीक है। सो अगर इस पे मान लो कोई वर्ड प्रॉब्लम आया तो तुम एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे? सपोज हम विदाउट फॉर्मूला करते हैं, हमें मान लो फॉर्मूला याद नहीं है और विदाउट फॉर्मूला हमें काम करना है। तो इनिशियली हमारे पास कितना था, 10,000 रुपीज था, ठीक है। तो जो इनिशियल अमाउंट था इट वाज 10,000 और इस पे मुझे इंटरेस्ट कितना देना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 8% पर एनम, मतलब पर ईयर, एनम का मतलब होता है ईयर। सो आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद मुझे कितना पैसा देना होगा? सो आफ्टर 1 ईयर जो मैं पेमेंट करूंगा, जो अमाउंट होगा मेरे पास, ये अमाउंट होगा इनिशियल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट मैंने पे किया, ठीक है। इनिशियल अमाउंट जो था और प्लस मैंने जो इंटरेस्ट पे किया। इनिशियल अमाउंट क्या था, 10,000 रुपए थे और मैंने इंटरेस्ट क्या पे किया, 8% ऑफ 10,000। तो ये क्या हो गया भाई, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 800 आया, तो ये वैल्यू आई 10800। तो एक साल के बाद, एक साल में इंटरेस्ट, पहले साल मुझे इंटरेस्ट क्या पे करना पड़ा, 800 रुपए का पे करना पड़ा, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में जो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ा दैट इज, तो फर्स्ट ईयर में जो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ा वो कितना पे करना पड़ा, 800 रुपीज पे करना पड़ा। अब सेकेंड ईयर में मुझे कितना पे करना पड़ेगा अगले साल? तो अगले साल का देखो नाउ, जो मुझे अमाउंट पे करना पड़ेगा, अमाउंट पेड सेकेंड ईयर, अगले साल मुझे क्या पे करना पड़ेगा? तो जब
सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ तो कितना वैल्यू था? 10,800 था, 10,800। अब मुझे इस 10,800 का 8% और पे करना पड़ेगा, ठीक है? दैट इज 8% ऑफ 10,800। सो 00 से 00 कैंसिल हो गया, 108 इंटू 8 दैट इज 864। सो मुझे 10,800 में 864 रुपीज और पे करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कुछ आ रही है 46611। देखो, पहले ईयर मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था? 800 रुपए। दूसरा ईयर क्या पे करना पड़ा? 864। तो ऑब्वियसली यहां पे डिफरेंस क्या है? कॉमन नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है। अगर यही चीज मुझे सिंपल इंटरेस्ट में दिया हुआ होता क्वेश्चन में, दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट में वो एपी होता है। ये मैंने लास्ट स्लाइड में बता दिया है, ठीक है? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में? फॉर्मूला मत याद रखो। देखो, फॉर्मूला जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n, जहां पर n इज द टाइम पीरियड, ठीक है? जैसे यहां पर टाइम पीरियड 1 ईयर का है, तो यहां पे फॉर्मूला होता है p क्या हो जाता है? 10800 1 प्लस 8 अपॉन 100 इंटू पावर 1। तो फॉर्मूला 1 अगर नहीं भी पता है तो कोई टेंशन नहीं, हम डायरेक्ट बेसिक अप्रोच से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी बच्चे को कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कोई दिक्कत? ठीक सर है, हाँ जी। सर अगर टाइम 1 ईयर ही होगा तो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही आएगा ना? हाँ हाँ, अगर सिर्फ 1 साल की बात की जाए तो वो इंटरेस्ट सेम ही होता है, ठीक है? अगर 1 साल से ज्यादा की बात की जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट वो सेम ही चलता रहता है वैल्यू, ठीक है? सभी ने कॉपी कर लिया? आगे बढ़े? फाइन। इस चीज को यूज करेंगे अभी, ठीक है? आगे न्यूमेरिकल्स आएगा, वर्ड प्रॉब्लम आएंगे जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा, तो कॉपी कर लेना फटाफट। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, और किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? फाइन। जिन बच्चों ने होमवर्क सबमिट नहीं किया था, कुछ बच्चों ने होमवर्क सबमिट नहीं किया है, जो मैंने लास्ट क्लास में मैथ्स का दिया था, जिन बच्चों ने होमवर्क सबमिट नहीं किया है वो नेक्स्ट क्लास, दैट इज मंडे वेडनेसडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। वेडनेसडे से पहले, वेडनेसडे की क्लास से पहले यू हैव टू सबमिट द होमवर्क। जो होमवर्क ड्यू है, जो अभी तक आपने सबमिट नहीं किया, और जो आज मैं करवाऊंगा उसका होमवर्क दूंगा, बोथ होमवर्क यू हैव टू सबमिट ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को सबमिट करना है। सो अब अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं फिर आगे पढ़ाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी। पहले समझते हैं एक सिंपल सा टर्म को। सपोज मेरे पास एक एपी है, कंसीडर एन एपी। जो है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, इस तरह से एपी आगे चलता जा रहा है, ठीक है? अब अगर मानते हैं, क्योंकि ये एपी है तो डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। सपोज इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डी है, दैट इज A1 में जब हम डी को ऐड कर रहे हैं तो A2 आ रहा है, A2 में जब हम डी को ऐड कर रहे हैं तो A3 आ रहा है, A3 में जब हम D को ऐड कर रहे हैं तो A4 आ रहा है। तो यहां पे जो D है उसे हम कॉमन डिफरेंस लेते हैं, ठीक है? अच्छा, और जो फर्स्ट टर्म है A1, उसे मैं सिर्फ A बोलता हूं, ठीक है? तो A जो है उसे मैं लेता हूं फर्स्ट टर्म। तो देखो भाई, A1 मैंने क्या लिया है? ये A के इक्वल है। A2 क्या है? A1 में जब मैंने D ऐड किया तो A2 आ गया। A1 क्या था? A था, तो A प्लस D। A2 क्या हो गया? A प्लस D। A3, A3 क्या होगा? जब मैं A2 में D ऐड करूंगा तो A3 आ जाएगा। जब मैं A2 में D ऐड करूंगा तो A3 आ जाएगा। A2 की वैल्यू मैंने क्या निकाली है? A प्लस D, सो इट बिकम्स A प्लस 2D। जब मैं A4 निकालता हूं तो A4 कैसे आएगा?
A3 में जब मैं D ऐड कर दूंगा तो A4 आ जाएगा। तो A3 प्लस D इज A4। भाई A3 की वैल्यू मैंने क्या निकाली है ऊपर में, A प्लस 2D प्लस D विच इज इक्वल टू A प्लस 3D। अब यहां पर एक कॉमन चीज देखो, जब मुझे A4 निकालना है तो वो मैं लिखूंगा A प्लस 3D, मतलब जो टर्म निकालना है उसमें से 1 माइनस करके उसको मैं D में मल्टीप्लाई करूंगा और A में ऐड कर दूंगा। जब मुझे A3 निकालना था तो मैंने क्या किया, A प्लस 2D लिखा, मतलब 1 लेस देन जो मुझे निकालना है। जब मुझे A2 निकालना था तो मैंने यहां पे A प्लस D लिखा, जिसको हम A प्लस 1D भी लिख सकते हैं। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे an निकालना है, ठीक है, तो देखो a तो सब में है, तो a मैं लिखूंगा यहां पे प्लस d भी लिखूंगा, और d में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, जब मुझे सेकेंड टर्म निकालना था तो मैंने d में 1 मल्टीप्लाई किया था, जब मुझे थर्ड टर्म निकालना था तो मैंने d में 2 मल्टीप्लाई किया था, जब मुझे फोर्थ टर्म निकालना था तब मैंने d में 3 मल्टीप्लाई किया था। मतलब जो भी टर्म मुझे निकालना है मैं उसे एक नंबर कम d में मल्टीप्लाई करता हूं। तो अगर मुझे nth टर्म निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा d में n माइनस 1। तो ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन एपी। n का मतलब कुछ भी हो गया, सपोज मुझे 100 टर्म निकालना है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 100 टर्म का मतलब है a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 99d। जहां पर a क्या होगा, a होगा फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी और d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि अगर हमें nth टर्म निकालना है, nth का मतलब कुछ भी हो गया, ठीक है, दैट इज 100, 1000 टर्म, कोई भी टर्म अगर निकालना है तो निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, अगर मुझे उस एपी का फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो मैं उस एपी का किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकता हूं यूजिंग दिस फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी बच्चे को यहां पे कोई डाउट? फाइन, सो राइट दिस फॉर्मूला इन योर कॉपी, ये फॉर्मूला लिख लेना अपने कॉपी में, और व्हाट इज a एंड व्हाट इज d ये भी लिख लेना। फाइन, सो लेट्स डू एक्सरसाइज 5.2। 5.2 के एग्जांपल्स मैं अभी नहीं करवा रहा हूं बिकॉज आई वांट यू टू ट्राई देम आउट। सो क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 5 सेट ऑफ वैल्यूज है, सब में क्या कोई एक मिसिंग है, दैट इज यहाँ पे a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, an मिसिंग है, सो वी हैव टू फाइंड an फर्स्ट केस में। तो an का फॉर्मूला हमें क्या पता है, इट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a इस केस में क्या दिया हुआ 7 प्लस n क्या है 8 माइनस 1 और d क्या है 3। सो इट इज 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 3। यहां बोर्ड मास लगा दे, ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है तब जाके ऐड करेंगे। कोई ये काम मत करना कि 7 प्लस 7 14 कर दो फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 7 3 21 प्लस 7 विच इज 28। सो an की वैल्यू क्या आई 28 आ गई। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां पर? पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हमें डी निकालना है, फॉर्मूला हमेशा सेम ही लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो भाई यहां पर an हमें क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, a क्या है माइनस 18 प्लस n माइनस 1, n क्या दिया हुआ 10 माइनस 1 और d हमें फाइंड आउट करना है। इस 18 को जब मैं इधर लेके आता हूं
तो ये हो गया 0 + 18 दैट इज 18। 10 - 1 हो गया 9 इंटू डी। तो डी की वैल्यू क्या आई 18/9 which is equals to 2। so the value of d is 2 here। तो d की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो पार्ट 3 करो और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। Fine। तो मुझे एक बच्चे से आंसर मिल चुका है। एनीबडी एल्स? सर 46। फाइन। सो द आंसर इज 46। कोई ऐसा बच्चा है जिससे ये आंसर नहीं आया या कोई दूसरा आंसर आ रहा है? ठीक है। सो गो फॉर पार्ट 4। पार्ट 4 करके बताओ पार्ट 4 का आंसर क्या आ रहा है। भाई मेरी वॉइस क्रैक हो रही है, ऑडिबल है सबको अच्छे से? जिनमें तुम्हारा नेटवर्क इशू है बच्चे। पार्ट 4 का आंसर बताओ भाई, फटाफट आंसर बताओ। फाइन। पार्ट 4 में एक स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 10। जस्टिफाई करो भाई, 10 आएगा या नहीं आएगा? तो एक और वैल्यू आ रही 3.5। 3.5 आंसर नहीं आ सकता। 3.5 आंसर नहीं आ सकता बिकॉज n इज द पोजीशन। ठीक है, पोजीशन है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो कभी भी 3.5 टर्म नहीं हो सकता। ठीक है, पोजीशन कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। यस सर। सर वैल्यू क्या है इनकी? 10 है। एक किसी की 10 आ रही है, किसी की 20 आ रही है, अलग अलग वैल्यूज है। Scale and direction. बताओ भाई, कोई और बच्चे बताओ आंसर क्या आ रहा है। कुछ बच्चों ने 10 बताया है, कुछ ने 20 बताया है, कुछ का 3.5 भी आ रहा है। 3.5 तो गलत है, वो नहीं आ सकता कहीं भी। सर मेरा भी 10 आ रहा है। 10 आ रहा है। तो 10 मैक्सिमम की वैल्यूज आ रही है। कोई ऐसा बच्चा है जिसका 10 नहीं आ रहा है? सिमरन तुम्हारा 10 नहीं आ रहा है? फाइन। सो लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या हमें दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो
ए एन जो है वो दिया हुआ 3.6 इज इक्वल टू ए प्लस ए इज माइनस 18.9 प्लस एन माइनस वन, एन हमें कैलकुलेट करना है, सो एन माइनस वन, और डी क्या है हमारे पास, डी इज 2.5। ठीक है, तो माइनस 18.9 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते, ये हो गया प्लस 18.9, सो 18.9 और 3.6, सो 9 6 हो गया 15, ये हो गया 12, 22.5, so this is 22.5 is equals to, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं 2.5 पहले मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्यों उससे थोड़ा सा ये बड़ा सा हो जा रहा है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूं, अगला स्टेप, जस्ट वेट अ मोमेंट, सो नेक्स्ट स्टेप मैं ऐसा कर रहा हूं, 2.5 क्योंकि मल्टीप्लाई में हो रहा है तो मैं उसे उस साइड जैसे भेजूंगा वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो चुका है, तो 25 से 225 जो है वो 9 टाइम्स में कट जाएगा। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 9 है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 1 इधर गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो n की वैल्यू क्या होगी, 10। किसी बच्चे ने कोई डाउट यहां पे? अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि भाई जैसे मैंने क्या किया, मैंने 18.9 को उधर भेज के ऐड कर दिया, तो अगर मान लो तुम ये 2.5 को n-1 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो ऐसा नहीं कि आंसर गलत आता, तो भी आंसर सही आता, वो भी मैं करके दिखा देता हूं। सपोज हमारे पास आ गया था 22.5, 2.5 से मल्टीप्लाई करते तो याद है 2.5 n माइनस 2.5। ठीक है, अब ये 2.5 को जब हम इस साइड लाएंगे तो 22.5 प्लस ऑफ 2.5, ये क्या आया 2.5 n, सो 22 और 2 24, ये हो गया 25 इज इक्वल टू 2.5 n, तो n की वैल्यू आ गई भाई 25 अपॉन 2.5, पॉइंट हटा ऊपर गया 10, 25 से 25 कट गया तो n की वैल्यू आ गई 10। तो किसी भी तरीके से n की वैल्यू 10 ही आ रही है। ठीक है, फाइन। फिफ्थ का आंसर बताओ, फिफ्थ का आंसर क्या आ रहा है? तो फिफ्थ में बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर आ रहा है 3.5। अच्छा, ये कॉमन डिफरेंस 0 है तो 3.5 ही आएगा। फिफ्थ में किसी को डाउट कुछ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। भाई ये तुम्हें खुद से करके देखना है, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। 30th टर्म ऑफ द एपी, तुम क्या करोगे, 30th टर्म, 30th टर्म का क्या मतलब है, हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू है 30, तीसवा टर्म निकालना है। ठीक है, 30th टर्म, तो n क्या है, 30 है। एपी से क्या समझ में आता है, जो हमें गिवन एपी है, तो गिवन एपी से हमें ये समझ में आता है, गिवन एपी हमारा 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन डिफरेंस। बच्चे कॉमन डिफरेंस है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में गड़बड़ कर देते हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट रखो कि अगर वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस हमेशा नेगेटिव आएगा, और अगर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, 10 फिर 7 प्लस 4, तो मतलब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा। तो 10 और 7 का क्या हो गया 3, और ये हम लगा देते हैं माइनस यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 30th टर्म निकालना है। तो भाई ए, हमें पता है ए एन क्या होता है, इट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए 30 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या माइनस 3, तो हो गया
10 plus 9 into minus 3. So 10 minus 27, which is equals to minus 17. कुछ हमने गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा 30th टर्म है ना, तो n 30 होगा, सॉरी. So this is 30 minus 1 is 29. 29 into 3. तो ये हो गया हमारे पास 10 minus 9 3 27 3 2 6 7 8. So ये हो गया minus 77. So the answer is C. ठीक है. चलो इसे बताओ, सेकंड पार्ट बताओ क्या है आंसर. सर इसमें तो कोई कॉमन डिफरेंस ही नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है? जब अलग अलग वैल्यूज है तो कॉमन डिफरेंस होगा ना. पहले -3 है, -1/2 है, 2 है. तो अगर वैल्यूज अलग अलग है तो कॉमन डिफरेंस तो होगा ही. Fine. So some students are getting C as the answer. C as the correct option. बताओ भाई क्या आ रहा तुम्हारा? सभी बताओ अपने अपने आंसर्स को. सर मेरा 22 है. 22 that is B है. अच्छा. सर मेरा भी बी आ रहा है. ये आ रहा है बहुत सारे बच्चों का. चेक करो भाई. B 22 किसका किसका नहीं आ रहा है बताओ, मैं सॉल्व करवाऊंगा फिर. फाइन. तो काफी बच्चों का 22 आ रहा है. अगर किसी बच्चे का 22 नहीं आया लेट मी नो. निशान का 22 नहीं आ रहा है. तो देखो हमें क्या निकालना है? 11th टर्म निकालना है. तो n इज इक्वल टू 11 और AP में फर्स्ट टर्म क्या है? -3. कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस हम मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं. AP हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्म की तरफ जा रहा है, मतलब AP इंक्रीज कर रहा है. सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा. अब देखो यहाँ पे कोई भी दो टर्म को आगे पीछे माइनस कर दो. या तो तुम 3 और 1/2 को देखो. 1/2 का क्या मतलब होता है? 0.5. तो 3 और 0.5 में कितना का डिफरेंस होता है? 2.5 का डिफरेंस होता है. तो डिफरेंस होगा 2.5. तो या तो ऐसे कैलकुलेट करो या तो हम माइनस भी कर सकते हैं. ये हमारा है A1, ये हमारा है A2. तो अगर मान लो मैं A2 माइनस A1 करता हूं तो -1/2 माइनस ऑफ -3. तो इट इज -1/2 प्लस 3. तो ये हो गया हमारा -1 प्लस 6/2. दैट इज 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5. ठीक है. तो जैसे मर्जी वैसे तुम d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. तो d इज इक्वल टू 2.5 आ चुका है हमारे पास. d जब 2.5 आ गया है तो नाउ वी हैव टू फाइंड द 11th टर्म. सो A11 हमें निकालना है. तो हमें क्या पता है? an की वैल्यू होती है a प्लस n-1 इंटू डी. तो A11 हो गया, a की वैल्यू क्या? -3 प्लस n-1 इज 11 - 1 इंटू डी. डी क्या आ रहा है? 5/2 या 2.5 कुछ भी लिख दो.
मैं 5/2 लिख देता हूं। ये हो गया -3 प्लस 10 इंटू 5/2। पहले हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई को सॉल्व करना होता है। तो 2 5 10, तो 5 5 25 minus 3, that is 22 is the answer. The correct answer is B, 22. आई बात समझ में निशांत? किसी कोई डाउट यहां पर? देखो भाई, नेक्स्ट हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स है। कैसे होगा ये, एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, बाकी तुम ट्राई करना। एक बात मुझे बताओ, मैं कौन सा क्वेश्चन, मैं कोई एक क्वेश्चन करवाऊंगा 5 में से, तो टेल मी विच क्वेश्चन शुड आई डू। 5 में से मैं सिर्फ एक पार्ट करूंगा, बाकी सभी पार्ट तुम्हें करना होगा। टेल मी विच पार्ट शुड आई डू। एक बेटी दे रही, 2 बेटी रही, 10 वाली। फोर्थ पार्ट। चलो, तो बच्चे कहना है कि भाई फोर्थ पार्ट आप करके दिखा दो। तो यहां पर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ, देखो दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म। हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ फोर्थ पार्ट में कि a1 इज इक्वल टू -4 और a6 की वैल्यू क्या दी हुई है, 6 दी हुई है। सो a1 का क्या मतलब होता है भाई, a1 मतलब a होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम a बोलते, तो a की वैल्यू आ गई -4 और मुझे बाकी वैल्यूज चाहिए। तो कोई भी टर्म निकालने के लिए मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, a और मुझे d पता होना चाहिए, ठीक है। a मुझे पता है, आई हैव टू फाइंड d की वैल्यू निकालनी है। अब देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। a6 क्या है, 6। a6 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू d इज 6, सो विच इज a प्लस 5d की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। a क्या आ चुका है मेरा, -4, सो पुट a इज इक्वल टू -4। तो ये क्या हो गया, -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। 5d की वैल्यू आ गई 10 और d क्या आ गया 2। a और d दोनों पता चल चुका है हमें। अब हमें क्या निकालना है, a2। तो a2 का क्या मतलब होता है भाई, या तो फॉर्मूला से लगाओ, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो विच इज a प्लस d। तो a क्या है -4, d क्या है 2, विच इज -2। तो यहां पर क्या आएगा -2। a3 निकालो, देखो भाई a3 हो गया a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 2d। सो a क्या है मेरे पास, -4 प्लस 2 इंटू डी क्या है 2, so it is -4 plus 4 which is 0। तो a3 आ गया 0। उसी तरह से a4 निकालो, a4 क्या हो जाएगा भाई, a plus 4 minus 1 into d, that is a plus 3d। a की वैल्यू है -4 plus 3 into 2, so -4 plus 6 which is equals to 2। उसी तरह से a5 निकाल लो। चलो तुम मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ। पार्ट 2 अभी करो, बाकी होमवर्क दे दूंगा। सर फर्स्ट बॉक्स में 18 और सेकंड में 8। फर्स्ट बॉक्स में क्या आ रहा है, सर 18 और सेकंड में 8। हाँ जी, यस कि सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। नो सर। किसी भी बच्चे को डाउट है भाई फटाफट बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा, और अगर डाउट नहीं है तो वेल एंड गुड।
कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे ये समझ में नहीं आ रहा है एंड वांट मी टू डू? ऑलमोस्ट सभी के आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं आ रहा है तो दे कैन टेल मी, आई विल सॉल्व इट। तो चलो सभी का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो भाई देखो जो जो पार्ट बच रहा है ना उसको पहले होमवर्क में कर लेना। पहले मैं क्या करा रहा हूं, पहले मैं एनसीईआरटी सॉल्व करवा देता हूं। एनसीईआरटी जैसे हमारा खो जाएगा, मैं एटलीस्ट कुछ चैप्टर्स एनसीईआरटी के पहले कंप्लीट करवा देता हूं, और उसके बाद फिर हम दोबारा से जब इन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे या बीच बीच में मैं इसके एडवांस लेवल क्वेश्चंस करवाता जाऊंगा। तो इनिशियली मैं एनसीईआरटी करवाता जा रहा हूं और बीच में एडवांस लेवल क्वेश्चंस के जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल अपलोड वीडियो एंड असाइनमेंट्स भी हम देते जाएंगे, कभी कभी क्लास भी उसके लिए रख लेंगे। तो पहले एनसीईआरटी पे फोकस करना, क्योंकि एनसीईआरटी में ही काफी सारे क्वेश्चंस हैं अभी सॉल्व करने को। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78? ध्यान से समझो, हमें एक एपी दिया हुआ है और पूछा जा रहा है 78 कौन सा टर्म है, विच टर्म। तो हम मान लेते हैं वो हमारा nth टर्म है, ठीक है। nth टर्म को क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में an की वैल्यू दी हुई 78, फर्स्ट टर्म क्या है भाई 3, सो a क्या है 3, कॉमन डिफरेंस, क्या एपी बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वी सी दैट द एपी इज इंक्रीजिंग, तो डी क्या आएगा पॉजिटिव। तो भाई किसी भी दो को आपस में माइनस कर दो, 8 - 3 इज 5, तो डी विल बी पॉजिटिव 5। हमें क्या फाइंड करना है, विच टर्म, विच टर्म का मतलब एन की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन आई भाई समझ में सबको, विच टर्म मतलब एन की वैल्यू पूछी है, गिवन एपी से हमने ए और डी निकाल लिया और पूछा कौन सा टर्म 78 है। तो खुद से देखो, बहुत सारे बच्चे है ना कंफ्यूज क्या होते हैं, वो 78 को एन मान लेते हैं यहां पर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो खुद से क्वेश्चन पूछो, जैसे विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस, तो भाई विच टर्म पूछा, मान लेते हैं nth टर्म है, तो nth टर्म को हम क्या लिखते हैं, an लिखते हैं। सो बेसिकली 78 क्या दिया हुआ, ये an दिया हुआ है, बाकी हमें एपी से ही समझ में आ रहा है। तो टेल मी द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या आ रही है। सर 16। 16, सो n की वैल्यू 16 आ रही है। किसी और बच्चे को कोई वैल्यू आ रही है? किसी बच्चे को डाउट इस क्वेश्चन में? फाइन, तो सभी बच्चों का आ रहा है, तो आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते भाई, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दैट इज ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं इन दोनों को माइनस करके। तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या हमें एन निकालना है, ए इज 7, डी क्या है, एपी बढ़ रहा है, तो इफ द एपी इज इंक्रीजिंग सो डी इज पॉजिटिव, तो 7 और 13 दैट इज 6। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो जो लास्ट में जो टर्म दिया हुआ रहता है ना उसको हम nth टर्म मानते हैं, ठीक है। जैसे एपी चल रहा है तो जो लास्ट में डॉट 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 के बाद जो लास्ट में दिया हुआ रहेगा दैट इज आवर an, वो an होता है, ठीक है। सो an हमें दिया हुआ है 205 यहां पे। तो जस्ट बाय कीपिंग इन द फॉर्मूला वी विल गेट द आंसर, हमें इसमें आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। इसमें बस एक ही चीज सीखना है कि जो लास्ट में टर्म दिया हुआ रहता है दैट इज द nth टर्म, वो nth टर्म होता है। सो आई एम गिविंग यू दिस एज होमवर्क, एनसीईआरटी का है। सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क। फाइन, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो भाई ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, चेक वेदर
माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, क्या जब ये एपी आगे फर्दर बढ़ेगा क्या कभी माइनस 150 इसमें आने वाला है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है ये समझो। जिस टर्म के बारे में पूछा गया है हम उसको nth टर्म मान लेते हैं, मतलब उसे हम an ले लेंगे। एपी से पता चला कि a की वैल्यू है 11 और क्योंकि एपी डिक्रीज कर रहा है सो नेगेटिव होगा डी, सो 11 और 8 दैट इज -3 हो गया हमारा डी का वैल्यू। अब एक बात समझो बच्चे कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना होता है कि इफ अगर n की वैल्यू, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इन अदर वर्ड्स अगर n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आ रही हो सो इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा, पॉसिबल इन द सेंस कि यस इट विल बी अ गिवन टर्म, an जो होगा इस एपी का एक पार्ट होगा, बट इफ n इज नेगेटिव फ्रैक्शन या डेसिमल, अगर n की वैल्यू नेगेटिव फ्रैक्शन या डेसिमल आती है देन an इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, तो an टर्म नहीं है। सो दिस इज द मेन थिंग दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हम क्या मानते हैं, लेट -150 बी द nth टर्म। तो an को हमने क्या माना, -150, a क्या दिया हुआ है 11, b क्या दिया हुआ है -3। सो since we know that an is equals to a plus n minus 1 into d, so a क्या हमारा 11 plus n minus 1, d क्या -3 और an की वैल्यू क्या आई है -150। So it means that -150 is equals to 11। अब देखो -3 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी -3n और -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी +3। अब 11 को इधर हम भेज देते हैं, so -50 minus 11 is -161 और 3 को भी इधर भेज देंगे तो ये -3 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है तो मैं सिंपल देखता हूं। देखो 11 + 3 क्या हो गया 14, तो इट इज 14 - 3n। So it is what 14 - 3n is equals to -150। 14 को इधर ले आओ, so -150 - 14 is equals to -3n। तो ये हो गया हमारा 164, -164 is -3n, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, so n is equals to 164 upon 3, so 3 5 15 और 14 आ रहा है तो 3 4 12 20 54.6 आ गया। So since we know that n cannot be decimal, n decimal नहीं हो सकता, तो therefore हम लिखेंगे since n should be a natural number, n एक natural number होना चाहिए, तो since n should be a natural number, so an is not a term of given AP। बात आई समझ में सभी को? किसी बच्चों को डाउट है? So this is the last question for today. After this, you may end the class, leave the class.
Bye, sir. ठीक है, so you may end the class, you may leave the class now.